स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम संगम साहित्य में ऐतिहासिक चेतना तथा इसके ऐतिहासिक परंपरा के विषय में पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। संगम साहित्य तथा ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक से संबंधित कई वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर अभी तक उन वीडियो को आपने नहीं देखा है और BHI 144 पर अपनी पकड़ आप मजबूत बनाना चाहते हैं तो उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। उन सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है ताकि हम आपके लिए और भी नए इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहें। साथ ही बने बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, जिसमें हम पढ़ेंगे संगम साहित्य की ऐतिहासिक चेतना तथा इसकी ऐतिहासिक परंपरा को। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जितनी भी संस्कृति होती है, अगर हम भारत की बात करें तो उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की जितनी भी सभ्यताएं हैं, जितनी भी संस्कृति हैं, सभी अपनी विरासत को अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी परंपरा को अपनाती है। यह मौखिक भी हो सकती है और लिखित भी हो सकती है। इसी प्रकार हम संगम साहित्य के विषय में देखें तो संगम साहित्य भी प्रारंभिक रूप में मौखिक अवस्था में ही, मौखिक रूप में ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती रही थी और 8वीं सदी आते आते इसे लिखित रूप प्रदान किया गया। इसी प्रकार देखें तो संगम साहित्य विभिन्न विषय वस्तुओं के साथ सुदृढ़ ऐतिहासिक सामूहिक चेतना को प्रकट करता है। अतीत की सामूहिक स्मृति इन कविताओं में ऐतिहासिक परंपराओं के रूप में स्थान पाती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि स्मृति चयनात्मक होती है तथा अतीत का संपूर्ण सार समकालीन समाजों तक नहीं पहुंच पाती। अगर ये स्मृति लिखित रूप में ना हो, मौखिक रूप में हो, तो हमें कुछ खास स्मृति ही याद रहती है और उसे ही हम अगली पीढ़ी तक, अगले समाज तक पहुंचा सकते हैं। केवल उन्हीं घटनाओं को महत्व दिया जाता था, इस स्मृति के रूप में सिर्फ उन्हीं घटनाओं को महत्व दिया जाता था जिन्हें कोई समाज याद रखता है और चाहता है कि भविष्य में उसे याद रखा जाए। ऐतिहासिक पूर्वबोध के तत्व तथा ऐतिहासिक जानकारी के समकालीन वर्णन का इन शास्त्रीय कविताओं की दोनों ही शैलियों में पाए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि संगम साहित्य 2 शैलियों में लिखी गई थी। इसी प्रकार हम देखें तो संगम कृतियों को उन चरणों को उद्गार माना जाता है जिन्होंने राजाओं की सांसारिक गतिविधियों या प्रेम प्रसंगों की प्रशंसा में इन गीतों को रचा था। जैसा कि संगम साहित्य के बारे में हम जानते हैं कि दो शैली में इसका निर्माण किया गया था। इसकी रचना को लिखित रूप दिया गया था या फिर इनकी रचना की गई थी 2 शैलियों में। एक तो प्रेम प्रसंग तथा युद्ध कौशल की घटनाओं को इसमें स्थान दिया गया था। इन कविताओं से अतीत की घटनाओं के साथ समकालीन संस्कृति विवरणों को भी समझा जा सकता है। समकालीन वर्णन अतीत की घटनाओं के अभिलेखन में प्राथमिकता रखते हैं। समकालीन वर्णन जो है वह अतीत की घटनाओं के अभिलेखन में प्राथमिकता रखते हैं। ऐतिहासिक चेतना के इन 2 घटकों की इस इकाई में हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसी प्रकार हम देखें तो ऐतिहासिक अतीत का वर्णन, जिससे राजाओं की वंशावली, अतीत की घटनाओं जैसे आक्रमण, वैदिक यज्ञ इत्यादि का संदर्भ, मिथकीय वंश परंपरा की चर्चा की गई है। अगर हम संगम साहित्य की ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो इसमें अतीत का वर्णन मिलता है, राजाओं की वंशावली मिलती है, अतीत में जो घटनाएं हुई थी जैसे युद्ध आक्रमण हुए थे, वैदिक यज्ञ हुए थे इत्यादि इनसे संबंधित विषयों, परंपरा की हमें चर्चा मिलती है। इसी प्रकार हम देखें तो ऐतिहासिक विवरण जो 4 नौ कवियों तथा गवैयों द्वारा देखी गई घटनाओं का तथा विकास क्रमों की जानकारी प्रदान करते हैं। इस प्रकार की संगम साहित्य जैसे ऐतिहासिक विवरण हमें चारणों जो कवि होते थे, जो गवैये होते थे, उनके द्वारा जो घटना देखी गई थी, इसके विकास क्रमों की हमें जानकारी प्रदान करते हैं। संगम साहित्य से हमें अतीत का वर्णन, अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आइए इसे भी देखते हैं। संगमकालीन कविताएं प्रेम तथा युद्ध प्रसंगों का वर्णन करते हुए अनायास ही बीते हुए जमाने की जानकारी काव्यात्मक रूप से समाहित किए हुए है। जब हम संगम साहित्य के बारे में देखते हैं तो इससे हमें अतीत का वर्णन मिलता ही है और अतीत के वर्णन के क्रम में हमें इसमें कविता के रूप में प्रेम तथा युद्ध प्रसंग का वर्णन मिलता है, जिससे हमें बीते हुए जमाने में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है।
यहाँ अतीत का वर्णन करते हुए वंशावली, वंश, परंपरा, इतिहास, पुराण, परंपरा तथा अन्य क्षेत्रों के इतिहास की जानकारी होती है। जैसे हम देखें संगम साहित्य से हमें राजाओं की वंशावली के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। संगम रचनाएं यत्र तत्र राजाओं की वंशावली का उल्लेख करती है। संगम रचनाएं जो हैं उसमें कई जगह हमें राजाओं की वंशावली देखने को मिलती है। 3 प्रमुख राजाओं नामतः चेरों, चोलों तथा पांड्यों का सामान्यतः उनकी पूर्वज परंपरा के साथ उल्लेख किया गया है। संगम साहित्य में देखें तो प्रमुखतः 3 राजा जो 3 वंश थे, चेरो, चोलो तथा पांड्य, इनके पूर्वज के परंपरा का उल्लेख हमें संगम साहित्य में मिलता है। अष्ट संग्रह में से एक पतितृपथु में चेरों के इतिहास का वर्णन मिलता है। जो अष्ट संग्रह है उसमें एक पतितृपथु में चेरों के इतिहास का वर्णन मिलता है, जिसमें बाद के समय संभवतः पूर्व मध्यकालीन समय में परिशिष्ट भाग कुछ अलग से जोड़े गए थे। इसी प्रकार हम देखें तो तेन कवि पहले कौथमानार द्वारा इमायावर्णम्ब नेदुचिरालाथान के भाई पल्यानई सेलजुकुट्टवन की प्रशंसा में लिखा गया है। इसका पश्य लेख कवि द्वारा स्वर्ग पहुंचने की इच्छा और इस हेतु राजा से देवताओं के लिए 10 यज्ञ करने में सहायता प्रदान करने की प्रार्थना करने की कहानी कहता है। 10वें यज्ञ के अंत तक कवि कौथमानार और उसकी पत्नी स्वर्ग पहुंच जाते हैं। इस राजा को उमड़ीकाडु क्षेत्र में अकप्पा के दुर्ग पर विजय का श्रेय भी दिया जाता है। इससे हमें संगम साहित्य में हमें कौथमानार राजा के वंश की उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार हम देखें तो चेर राजाओं की वंशावली का वर्णन करते हुए पतितृ पाथुयत्र यत्र तत्र बिखेरे हुए ऐतिहासिक तथ्यों के साथ चेर राजाओं के शासन का काव्यात्मक वर्णन प्रस्तुत करते हैं। यहाँ हम देखें तो चेर राजाओं की वंशावली का वर्णन करते हुए जो पतितृपथु हैं वे ऐतिहासिक तथ्यों के साथ चेर राजाओं के शासन का काव्यात्मक वर्णन प्रस्तुत करते हैं। इन कविताओं की ऐतिहासिकता को प्रमाणित करना वास्तव में मुश्किल काम है। काव्यात्मक अतिशयोक्ति को इस वंशावली संबंधी कृति में होना ही था, क्योंकि ये कवि अपने संरक्षक राजा की अनुकंपा की इच्छा रखते थे। यहाँ हम देखें तो ये जो काव्यात्मक जो रचना है उसमें बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, राजाओं की प्रशंसा की गई है। वह इसलिए भी क्योंकि जो कवि थे वे राजा का संरक्षण प्राप्त करना चाहते थे, उनकी अनुकंपा पाने की इच्छा रखते थे। सभी कवियों के लिए विभिन्न कालों से संबंध रखने वाले इन विभिन्न राजाओं की प्रशंसा में गीतों की रचना करना संभव नहीं रहा होगा। इन कविताओं को एक विशेष समय में किसी राजा विशेष द्वारा रचे जाने का निर्देश दिया गया होगा तथा बाद में इन्हें एक साथ संकलित किया गया होगा। ब्राह्मणों, ब्रह्मदेयों और वैदिक यज्ञों का उल्लेख तमिल क्षेत्र के उत्तरी भाग के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। ब्राह्मण तथा वैदिक यज्ञ का उल्लेख जो है तमिल क्षेत्र के उत्तरी भाग में ब्राह्मण तथा वैदिक यज्ञों के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। पतितृपाथु में बाद में जोड़े गए पश्य लेख जिसमें पतिकम वंशावली के रूप में अतीत के इतिहास को और साथ ही राजा की वीरता और विजयों के रूप में समकालीन प्रसंगों को दर्ज करते हैं। कविताओं के माध्यम से अतीत की स्मृतियों को पुनर्परिभाषित और नई पीढ़ी तक पुनः हस्तांतरित किया गया है। इस प्रकार हम देखें तो संगम साहित्य में कविताओं के माध्यम से अतीत की जो यादें हैं उसे दोबारा पुनः रूप में परिभाषित किया गया है और जो नई पीढ़ी आने वाली है उन तक हस्तांतरित किया गया है। स्मृति जो संगम साहित्य है उसमें हमें वंश परंपरा
विशेषकर देखने को मिलता है। वंश एक परिभाषिक शब्द है जो किसी कुल या कबीले का संकेत करता है जो समान पूर्वज से अपनी उत्पत्ति मानता है। वंश जो है किसी एक समान पूर्वज से अपनी उत्पत्ति को बताता है। समय के साथ विभिन्न सामाजिक राजनीतिक कारणों से वंश के कुछ सदस्य अतीत में लोकप्रिय रही ऐतिहासिक परंपराओं को समाहित कर वैधता का दावा कर सकते थे और स्वयं को वर्तमान में लोकप्रिय बना सकते थे। और इस परंपरा को बनाए रखने के लिए, वंश परंपरा को बनाए रखने का एक और महत्व था कि वे सामाजिक और राजनीतिक कारण से अपने वंश के पूर्व में पूर्वजों द्वारा की गई लोकप्रिय कार्यों को, उनकी महानता को, उनके महत्व को अपने राजनीतिक और सामाजिक कारणों से अपने कार्य को वैधता प्रदान करने के लिए उनका वर्णन कर वर्तमान में लोकप्रिय बन सकते थे। वंशावली के अलावा नायकों का वंश इस तरह चित्रित किया जाता था कि उनके चरित्र को मान्यता प्राप्त हो सके। इसी प्रकार हम देखें तो वंशावली में के अलावा जो नायक के वंश होते थे, इस तरह उनको वर्णित या चित्रित किया जाता था कि उनके जो चरित्र हैं उनको मान्यता प्राप्त हो सके। विभिन्न पदावलियों जैसे कुलीन, गोत्र, महान कुटुंब व उत्तराधिकारी, पुरातन परंपराओं के वाहक तथा महान कुटुंब के वंशज का प्रयोग राजाओं तथा नायकों के श्रेष्ठ वंश को दिखाने के लिए किया जाता था। इसी प्रकार हम देखें तो इतिहास पुराण परंपरा, संगम साहित्य में हमें इतिहास पुराण परंपरा भी देखने को मिलता है। संगम साहित्य वैदिक धर्म के साथ संबंधित विभिन्न कथाओं के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराता है। संगम साहित्य जो है वैदिक धर्म से जो संबंधित कथा है उसके संबंध में भी जानकारी उपलब्ध करता है। इससे संकेत मिलता है कि तमिल के जो कवि हैं वे मात्र तमिल में ही नहीं, तमिल से बाहर स्थित देश के उत्तरी भाग में हो रहे जो विकास क्रम थे, जो इतिहास पुराण परंपरा की जो रचना हो रही थी उससे अवगत थे। यहाँ हमें याद रखना चाहिए कि कुछ विद्वानों द्वारा संगम कृतियों के कुछ संकलन बहुत बाद के मध्यकालीन की 12वीं सदी में तिथिबद्ध किए गए हैं, जैसे कलिट्टोकाई और तिरुमुर पुत्रपदई। इस प्रकार हम देखें तो कुछ रचनाएं बाद में हुई है। इसके माध्यम से अभी हमें पुराण परंपराओं से संबंध कई रचनाएं हमें संगम साहित्य में देखने को मिलते हैं। यद्यपि प्राचीन तमिलों में 5 प्रकार के भू परिदृश्यों में अपने अपने देवता थे, जैसे सियोन यानी कि भगवान मुरुगा या सुब्रमण्यम, पर्वतीय क्षेत्र में कुरंजी के मायनो यानी भगवान विष्णु, चरागाह क्षेत्र में मल्लय के वेंदन यानी इंद्रदेव, नदी के तटवर्ती क्षेत्र मरुतम के वरुण देव, तटीय क्षेत्र नेतल के और कोतरावे में देवी दुर्गा, शुष्क क्षेत्र पालय की पुरनानुरु। इसमें शिव का उल्लेख अर्धनारीश्वर पुरनानुरु तथा त्रिपुरांतक के रूप में है। यहाँ ध्यान में रखा जाना चाहिए कि मंगलाचरण के श्लोक इन संकलनों में पेरुंडेव नार द्वारा लिखे गए हैं। यहाँ हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि मंगलाचरण के श्लोक इन संकलनों में पुरुंडेवनार द्वारा लिखे गए हैं, जिन्होंने महाभारत की तमिल में रचना की थी और जो 9वीं सदी सीई के पल्लव शासक नंदीवर्मन के समकालीन माने जाते हैं। इसी प्रकार देखें तो कुछ संगम गीतों में भारत के 2 महान संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण का भी उल्लेख मिलता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि लोग भारत के उत्तरी हिस्से में प्रमुख महाकाव्यों से परिचित थे। यहाँ हमें संगम साहित्य में महान संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण जो भारत के उत्तरी भाग में काफ़ी प्रमुख रूप से प्रसिद्ध थे, उनसे संगम साहित्य के जो रचनाकार थे वे
परिचित थे। वैदिक देवताओं से संबंधित कथाओं का भी इन कविताओं में उल्लेख मिलता है। जो संगम साहित्य की जो कविताएं हैं उसमें वैदिक देवताओं से संबंधित कथाओं का भी उल्लेख मिलता है, उन पर कविताएं देखने को हमें मिलती है। इसी प्रकार हम देखें तो चेर राजा द्वारा अनहवट घोड़ों की आंख का पर्दा, जिसमें वे सीधे ही देखें, लगाए घोड़ों को अधिकार में रखते पांडवों तथा कौरवों, जो पांडवों द्वारा धराशायी हो जाने से पूर्व स्वर्ण मालाएं धारण किए हुए थे, की सेनाओं को भोजन कराने का उल्लेख मिलता है। यद्यपि भारत युद्ध तथा संगमकालीन चेर आपस में समकालीन नहीं हो सकते हैं, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि महाभारत की कथा प्रचलन में थी तथा चेर राजा द्वारा अपने उन पूर्वजों की स्मृति में चावल का भोज दिया गया हो, जिन्होंने किंवदंती बन चुके इस अखिल भारतीय युद्ध में हिस्सा लिया हो, जैसा कि तमिल विद्वानों ने अवलोकन किया था। यहाँ हमें एक उल्लेख मिलता है जिसमें चेर राजा द्वारा जो कौरव और पांडव हैं, और जो पांडवों द्वारा जो कौरवों का विनाश कर दिया गया था, उससे पूर्व वे स्वर्ण मालाएं धारण किए हुए थे और वे उनकी सेनाओं को चेर राजा द्वारा भोजन कराया जाता है। क्योंकि यह संभव नहीं हो सकता, क्योंकि महाभारत बहुत पूर्व की बात है और चेर शासक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। तो यह अनुमान लगाया जाता है कि इस प्रकार की जो हमें लेखन मिलती है वह इसलिए मिलती होगी क्योंकि चेर राजा द्वारा अपने पूर्वज को स्मृति याद के रूप में भोज दिया गया हो, जो कि कहावत बन गई हो और धीरे धीरे यह महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेने वाली बात बन गई हो और इसे तमिल के विद्वानों ने इस प्रकार से इसका अवलोकन कर लिया हो। इसी प्रकार हम देखें तो भगवान राम द्वारा रावण के विरुद्ध श्रीलंका के लिए अभियान पर निकलते समय पक्षियों को चुप कराने का भी उल्लेख मिलता है। चोल राजा इलम चेचेन्नी से उपहार में स्वर्ण भूषण प्राप्त करने पर कवि उन पोडी पेरुवद्दयार के रिश्तेदार उपहार पाने के उल्लास में आभूषणों को गलत ढंग से पहनने लगे। कवि द्वारा उनकी तुलना रावण द्वारा अपहरण कर लिए जाने पर सीता द्वारा फेंके गए आभूषणों को वानरों द्वारा धारण कर लेने से की गई है। वहीं हम देखें तो रावण द्वारा शिव के निवास कैलाश पर्वत को उठाने का वर्णन केली टोकाई में मिलता है। गुरु बृहस्पति तथा शुक्राचार्य द्वारा लिखे गए राजनीतिक प्रबंध ग्रंथों का उल्लेख कली टोकाई में भी मिलता है। इसी कविता में शिव के उस स्वरूप को कलंतक कहा गया है जिसने मृत्यु के देवतामय का वध किया। ब्रह्मा द्वारा जल प्रलय के बाद सृष्टि की रचना और दक्षिणामूर्ति का स्वरूप तमिल साहित्य में वैदिक कथाओं के प्रभाव की ओर संकेत करता है। इस प्रकार का उल्लेख संगम साहित्य में मिलना संगम साहित्य का वैदिक कथाओं के प्रभाव को दर्शाता है। वहीं हम देखें तो संगम साहित्य में वैदिक अनुष्ठानों का आयोजन इसको भी प्रस्तुत किया गया है। तमिल साहित्य में वैदिक यज्ञों का उल्लेख जो भारत के उत्तरी भाग के संपर्क में आने और दक्षिण भारत में ब्राह्मणों के पुरोहित वर्ग के प्रवास से प्रचलन में आया था। चेर राजा पल्या ने सेलकेलु कुट्टुवन को वैदिक यज्ञ करने का श्रेय दिया गया है और इन यज्ञों से उठने वाले धुएं के आकाश को छूने का उल्लेख मिलता है। पांड्य राजा पल्या ने मुतुकुटुमी पेरुवुलिति तथा चोल राजा राजसूयम वेट्टी पेरुनार किली से इन राजाओं द्वारा वैदिक यज्ञों को दिए गए महत्व का पता चलता है। यह संभवतः उत्तर भारत से आई विचारधाराओं
और इन शासकों द्वारा अनुष्ठानिक नियंत्रण पाने और अपनी सत्ता को वैध ठहराने का कारण था। इसी प्रकार हम देखें तो संगम साहित्य के कविताओं में, रचनाओं में वैदिक अनुष्ठानों के आयोजन का हमें जिक्र मिलता है। इससे मालूम चलता है कि वे उत्तरी भाग में किए जा रहे वैदिक यज्ञों से परिचित थे। इसी क्रम में देखें तो चेर राजा को वैदिक यज्ञ कराने का आश्रय दिया जाता है और इन यज्ञों के धुएं से आकाश को छूने का उल्लेख मिलता है। वहीं पांड्य राजा द्वारा वैदिक यज्ञों को दिए गए महत्व का पता चलता है। इससे हमें उत्तर भारत में आई विचारधाराओं और इन शासकों द्वारा अनुष्ठानिक जो कार्य किए जाते थे वे अपनी सत्ता और नियंत्रण को वैध ठहराने के लिए किया जाने लगा, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार हम देखें तो संगम कवि न केवल अतीत और अपने समकालीन समय के राजनीतिक इतिहास का उल्लेख करते हैं बल्कि लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों का भी उल्लेख करते हैं। इस प्रकार हम देखें तो संगम साहित्य जो है अपने समय के, समकालीन समय के राजनीतिक इतिहास का उल्लेख करता है, साथ ही लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी उल्लेख करता है। संगम साहित्य में 5 प्रकार के भू परिदृश्य का हमें विभाजन देखने को मिलता है। उनके व्यवसायों, संगीत परंपरा, समय, मौसम, पक्षियों, जल स्रोत, वनस्पति, जीव जंतुओं का भी उल्लेख संगम कविताओं में पर्याप्त रूप से उपलब्ध है, जो इसकी ऐतिहासिक परंपरा के बोध का साक्षी है। इस शास्त्रीय काल में अस्तित्व में रही सामाजिक स्थितियों के विषय में मूल्यवान जानकारी हमें संगम साहित्य से प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम देखें तो संगम साहित्य से हमें ऐतिहासिक विवरण, साथ ही साथ इसके वैदिक अनुष्ठानों का आयोजन, इसे संबंधित संगम साहित्य में बहुत सी कृतियाँ देखने को मिलती है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने संगम साहित्य के इतिहास परंपरा से संबंधित होने तथा इसके ऐतिहासिक होने के विषय में, इसकी वंश परंपरा से संबंधित होने को, इसके ऐतिहासिक महत्व को हमने जाना है, समझा है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मैंने काफ़ी सरल भाषा में इसे आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है। इस प्रकार हमने संगम साहित्य के अतीत वर्णन को जाना है ताकि इस पे बनने वाले प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकें। संगम साहित्य में आज हमने ऐतिहासिक चेतना और इसकी ऐतिहासिक परंपरा को विस्तार से पढ़ा है। चलिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मिलते हैं।